वैसे तो सर ने बहुत सारी बातें शेखावत सर के बारे में बताई, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता हैं। आमतौर पर नेताओं की अपेक्षाएं होती हैं जब राजनीति में उतरते हैं, लेकिन सर की अपेक्षा नहीं होती। बगैर अपेक्षाओं के काम करने वाले कार्यकर्ता के तौर पर शेखावत जी को जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां एक ऐसे नेता के लिए जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं, जिनके घर पर लोग आ सकते हैं, उनको खाना भी मिलता है और पूरा सम्मान भी। और यही हर जो जनता है वो और जो कार्यकर्ता है वो एक्सपेक्ट करता है किसी भी नेता से। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी तालियों के साथ स्वागत हो। जोश आप लोगों का हाई रहे, क्योंकि इतने एनर्जेटिक लीडर हमारे साथ में, तो आप लोगों की एनर्जी भी बनी रहनी चाहिए। और सर, आपके पास जो मंत्रालय है वो भारत की पहचान से जुड़ा हुआ है, भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि एक अभी हमारे हाथ जो एक बड़ी कामयाबी लगी, हमारे 12 किले महाराष्ट्र के जो वर्ल्ड हेरिटेज में अब शामिल हुए हैं, सर ये जो एक बड़ी उपलब्धि है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप बताएं। दूसरा, इसी लेन में और किस तरह से हमारे काम आगे चल रहे हैं। धन्यवाद पूजा जी। भारत 24 का आदरणीय जगदीश चंद्र जी का बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह दृष्टि कि हम विरासत का संरक्षण भी करें और विकास भी करें, इसको यदि एक बिंदु पे कहीं देखना हो तो पिछले 11 साल के इस कालखंड में जब उनके नेतृत्व में देश ने जब उन्हें जिम्मेदारी दी है, तब से लेकर के अब तक देश की विरासत के संरक्षण को लेकर के जिस गंभीरता से प्रयास हुए हैं, उसका जो है एक प्रमाण, जिस विषय की आपने अभी चर्चा की कि हमारे मराठा कालीन जितने किले भारत की रक्षा के लिए, मराठा एम्पायर की रक्षा के लिए उस समय बनाए गए थे, उनको विश्व धरोहर समिति ने, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने, यूनेस्को की ने विश्व की धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगातार पिछले 3 साल तक भारत को, क्योंकि एक देश को एक वर्ष में एक ही नॉमिनेशन डालने का अधिकार होता है, लगातार 3 साल तक भारत की जो है एंट्री को सूचीबद्ध किया गया। पिछले वर्ष असम के मोइदाम्स को किया गया, उससे पहले होयसला के जो है मॉन्यूमेंट्स को किया गया। और अगर पूरे 11 साल के कालखंड में देखूं तो इस 11 साल में 14 मॉन्यूमेंट जो हैं हमारे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सूची में सूचीबद्ध हुए। केवल इतना ही नहीं, पिछले वर्ष जब हमने भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग आयोजित की थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सारे देश जिन लोगों की अभी ऐसी क्षमता नहीं है, विकसित नहीं है, जिनके पास में यह ताकत नहीं है कि वो अपने कागजात पूरे, क्योंकि बहुत तकनीकी विषय है, अपने इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स और डॉजियर बना करके अपने देश की संपत्ति को, अपने देश की विरासत को भी इस सूची में सूचीबद्ध करा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के आशीर्वाद से यूनेस्को को हमने $1 मिलियन का फंड कंट्रीब्यूट किया, ताकि हम दुनिया के ऐसे देश, पिछड़े हुए देश, विकास की प्रगति में जो है गति में बहुत पीछे देश, उन देशों के डॉजियर्स बनाने के लिए उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भारत में कर सके। केवल हम अपनी विरासत का संरक्षण नहीं, विश्व की धरोहर का संरक्षण करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक कामयाबी मिली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को उसके लिए बहुत सारी बधाई देता हूं। सर, लेकिन एक चुनौती भी इस वक्त आ गई हमारे सामने, और वो है पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत का मुकुट, जिसे हम कश्मीर कहते हैं, भारत का मुकुट कश्मीर, वहां पर पहलगाम हमले के बाद आप पर्यटक जाने से परहेज कर रहे हैं, और ये भारतीय नागरिकों की मैं बात कर रही हूं। तो इस चैलेंज से आप लोग कैसे निपटेंगे, इससे कैसे उबरने की प्लानिंग आप लोगों ने की है? देखिए, 2019 में धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद में जिस तरह से कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से कश्मीर से आतंकवाद की घटनाएं लगभग समाप्त हो गई, लोगों का विश्वास एक बार फिर कश्मीर के प्रति, कश्मीर जाने के प्रति बनने लगा। 2024 के साल के आंकड़ों को उठा करके हम देखें तो 2023 के साल में लगभग 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, 2024 में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे। और इस बार हम अपेक्षा करते थे कि यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके 3 करोड़ तक पहुंचेगा। इन 5 साल के कालखंड में कश्मीर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत सारा काम हुआ।
हजारों की संख्या में नए होटलों के कमरे बने। आपको जानकर के आश्चर्य होगा आपके दर्शकों को कि पहलगाम, केवल पहलगाम डेस्टिनेशन पर लगभग 15,000 होटल रूम्स हैं और उसमें से 70% रूम्स जो हैं पिछले इस 5 साल के कालखंड में कश्मीर के लोगों ने निवेश करके बनाए थे। यदि केवल कश्मीर की बात करूं, मैं अभी कश्मीर में था, मेरी कश्मीर के एलजी से बात हो रही थी। एलजी साहब मुझे बता रहे थे कि पिछले 5 साल के इस कालखंड में, 5-6 साल के कालखंड में, 2019 के बाद में कश्मीर में लगभग 4,000 से ज्यादा नए होटल्स बने। छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, सब तरह के होटल्स होंगे और एक एवरेज होटल में 10 करोड़ रुपए का निवेश भी देखें, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल होटल हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। निश्चित रूप से पहलगाम की घटना दुखद थी और उसके कारण से कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हमने जिस तरह से समन्वित प्रयास किए, राज्य सरकार के साथ में प्रयास किए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस की। मैं खुद पहलगाम गया, उस पूरे क्षेत्र में गया। उसके बाद हमने वहां पे मीटिंग्स आयोजित की। देश के विभिन्न मंत्रालयों ने वहां अपनी कोई इस सरकारी बैठकें, शासकीय बैठकें आयोजित की। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज वहां गई। अभी जब मैं आज से लगभग 10-12 दिन पहले जब कश्मीर में था, तब पहलगाम में उस दिन मैं खुशी के साथ साझा करता हूं, हम उस बेंचमार्क लेवल तक बेशक न पहुंचे होंगे, लेकिन उस दिन पहलगाम में एक भी होटल का रूम अवेलेबल नहीं था। और मैं ये मानता हूं कि इस महीने के अंत तक जाते जाते जो कुछ नुकसान हुआ है उसको अगर हम पीछे छोड़ दें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वापस हम उसी कामयाबी को, उसी मुकाम को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। भारत की अगर खूबसूरती की बात करते हैं, अगर दुनिया के अलग अलग देशों के पहाड़ों को मिलाएं, नदियों को मिलाएं, समुद्र को मिलाएं, तो हर वो खूबसूरती मुझे लगता है कि हमारे भारत के हर कोने में मिल जाती है। लेकिन फिर भी लोग सर फॉरेन जाने की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं इंस्टेड ऑफ भारत को एक्सप्लोर करने के। इस दिशा में आपका मंत्रालय सर किस तरीके से काम कर रहा है ताकि लोग विदेशों में ना जाएं, पहले अपने भारत को एक्सप्लोर कर लें, यहाँ की इतनी खूबसूरती को पहले निहार लें, उसके बाद जाएं दूसरे देशों में। तालियां बजाकर इस सवाल के लिए आप सर के पास चलिएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में अनेक तरह के प्रयास किए। जब कभी भी, जहां कहीं भी कोई अवसर रहा और जिन प्लेटफॉर्म्स पर उनको बात करने का मौका इस विषय से संबद्ध मिलता है, मन की बात से लेकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स तक, सब जगह उन्होंने इस बात को कहा। भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो निश्चित रूप से हम अपने देश को जानें, देश के विविधताओं को जानें, देश की सांस्कृतिक विविधताओं को जानें, देश की जो है नेचुरल ब्यूटीज को एक्सप्लोर करें, निश्चित रूप से यह आवश्यक है। लेकिन शायद आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिस तरह से दुनिया के एक दूसरे देशों की संस्कृतियों का सुगमता के साथ में एक्सेस मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साथ में भारत से आउटबाउंड टूरिज्म, विदेश जाने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है। उसमें अनेक तरह के कारण भी है। भारत में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक प्रगति जिस दृष्टिकोण से हुई, सरकार की योजनाओं के चलते हुए, जिस तरह से सरकार की योजनाओं को धरातल पर इंप्लीमेंट किया गया, उसके चलते हुए जिस तरह से देश में लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आकर के मध्यम वर्ग का जीवन जीने लगे, तो भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेज गति के साथ में बढ़ा। जिस गति के साथ में टूरिज्म बढ़ा, या मैं कहूं कि टूरिज्म ब्लास्ट हुआ, डोमेस्टिक टूरिज्म, उस गति के साथ में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशली जो हाई एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो नहीं बन पाया, क्योंकि उसका अपना एक गेस्टेशन पीरियड है। एक होटल बनने के लिए जमीन से लेकर के होटल बन करके पूरा होने तक जो है, इसमें 3-4 साल का समय लगता है। उसके कारण से डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच हुआ, और उस मिसमैच के चलते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द स्टार होटल्स जो है हिंदुस्तान में बढ़ गई। उसके बढ़ने के चलते हुए जो है वो लोगों के पास में ये दूसरा ऑप्शन कि हम उतनी ही कीमत में या उससे कुछ कम कीमत में या कुछ अधिक कीमत में हम दुनिया के दूसरे देश में जाकर के आ सकते हैं, भारत में तो हम कभी भी चले जाएंगे, ये रुचि लोगों की पैदा हुई है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहूंगा कि आइए हमारे देश को जानें, देखें। इंडिया इज इनक्रेडिबल, इंडिया इज ब्यूटीफुल। लेकिन उसके साथ साथ में दुनिया के दूसरे देशों के लोग भारत में आए, उस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं।
हमने इनक्रेडिबल इंडिया की जो हमारी वेबसाइट थी उसको पूरी तरह से रिवैम्प किया और हम इनक्रेडिबल इंडिया से आगे बढ़कर के इनएविटेबल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से कि भारत जो है उसको टाला नहीं जा सकता, आपको आना ही पड़ेगा भारत। और इस तरह से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे जो हम काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। स्वदेश दर्शन की योजना, स्वदेश दर्शन 2 की योजना, जो है प्रसाद की स्कीम, और उसके बाद में स्पेशल इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से जिस तरह से हमने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। और इसके आगे बढ़कर के पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया कि हम 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाएंगे। और आइकॉनिक डेस्टिनेशन की जब बात करते हैं, जो चर्चा करते हुए नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो ये था कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का डेस्टिनेशन कम से कम एक राज्य में एक ऐसा बनाए। और मैं ये मानता हूं कि ये बनने के साथ में, इस दिशा में आगे बढ़ने के साथ में, हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म और इनबाउंड टूरिज्म दोनों जो है वो बहुत तेज गति के साथ में एक नई उछाल रजिस्टर करेंगे। आज हम अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट की ग्लोबल इंडेक्स के दृष्टिकोण से देखें, हम 54वें पायदान पे होते थे, आज हम 39वें पायदान पर पहुंचे हैं। और हम इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं कि 2029 तक हम पहले 20 देशों के अंदर आ जाएं, ताकि दुनिया के लोग भी भारत में उसी गति के साथ में उनके आने की गति भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ सके। वैसे तो सर डिटेल में आपने जानकारी दी, लेकिन मुझे ये भी जानकारी मिली कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्पॉट्स, जैसे 15 से 20 स्पॉट्स आप लोगों ने तय किया कि उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि टूरिज्म के लिहाज से वहां पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़े। जो लोग नौकरियां मांगते हैं वो खुद नौकरियां देने के काबिल हो जाएं। तो इसको अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे उसमें नौकरियां का मैटर भी आ जाता है, उसमें टूरिज्म का मैटर भी आ जाता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म का मैटर भी आ जाता है। इसे आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? मैं चाहूंगी कि थोड़ा डिटेल में आप बताएं, ताकि लोगों को पता हो अपने स्टेट के बारे में। देखिए, हमारे संविधान की प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप प्रारंभिक रूप से, प्राथमिक रूप से टूरिज्म जो है वो राज्य का विषय है। और मेरा इस सेक्टर के साथ में प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र में आने से पुराना जुड़ाव है। लगभग 30 साल से ज्यादा मेरा अनुभव है पर्यटन के क्षेत्र में काम करने का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में काम करने का। दुनिया भर के ट्रैवल एंड टूरिज्म शोज में जाने का अवसर भी मुझे पिछले 3 दशक में अनेक बार मिला है। एक एंटरप्रेन्योर के नाते भी मिला है, एक व्यवसायी के नाते भी मिला है, एक सांसद के नाते भी मिला है और मंत्री के नाते भी मिला है। जो एंथुजियाज्म, जिस लेवल का एंथुजियाज्म राज्यों में अब टूरिज्म के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के बाद में ग्रो करने का बना है, वो मैंने कभी नहीं देखा। जितना कंपटीशन राज्यों के बीच में अपने आप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मार्केट करने का बना है, वैसा आपने कभी नहीं देखा। यहां तक कि ऐसे राज्य जिनको टूरिज्म के मानचित्र पे शायद कहीं कोई पहचान नहीं थी, झारखंड जैसे राज्य, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी एग्रेसिवली, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एग्रेसिवली अपने आप को मार्केट कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि आप आइए, शिव भक्त आइए, हमारे राज्य में आइए। तो आप जो ये कंपटीशन स्टेट्स के बीच में है, और जिस तरह से मॉन्यूमेंटल टूरिज्म से टूरिस्ट का जो है वो डेविएशन हो रहा है, कोविड के बाद में जिस तरह से जीवन की तरफ देखने की दृष्टि बदली है और लोग मॉन्यूमेंटल टूरिज्म की बजाय एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को जिस तरह से प्राथमिकता देने लगे, मैं ये मानता हूं कि क्योंकि भारत में इतनी विविधताएं हैं, यहाँ बर्फ है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ जंगल है, यहाँ जंगली जानवर है, यहाँ समुद्र है, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ इतिहास है, यहाँ और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं, एक टूरिस्ट का जो कोई भी इंटरेस्ट होता है, हो सकता है भारत के बुके में, भारत के गुलदस्ते में हर उस आदमी के लिए एक फूल उसकी रुचि के अनुरूप है। इसलिए मैं मानता हूं कि नेचुरली भारत आने वाले समय में इस एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की दिशा में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इन सब के साथ साथ में भारत की सांस्कृतिक विविधता, और सांस्कृतिक विविधता की जब मैं बात करता हूं तो उसमें भारत की केवल कला और संस्कृति, नृत्य, गान, गायन, गीत, संगीत, परिधान यही तक सीमित नहीं है, भारत का भोजन भी, ये भी भारत के लिए एक नया अट्रैक्शन बन रहा है, विद इन इंडिया ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए भी और बाहर साथ के लोगों को ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए भी। आने वाला समय निश्चित रूप से
जो लक्ष्य लेकर के हम चले हैं, आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन से कुछ अधिक है और हम दुनिया के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सारी दुनिया के आर्थिक जगत में काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, दावोस में जिस तरह की चर्चाएं होती है उसके बाद में ये विषय आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ दशकों तक, और अभी आप सबने देखा जिस तरह से नए इकोनॉमी के आंकड़े आए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इज द ओनली शाइनिंग स्टार, पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन में है, एकमात्र अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर कोई चमक रही है और स्टीडी ग्रोथ कर रही है वो भारत की है। और सब लोग ये मानते हैं कि हर 5 साल भारत की अर्थव्यवस्था जो है, हर 7 साल में 8 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी। 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी हमारे पास लगभग 22 साल का समय, 23 साल का समय शेष है। लगभग 3 बार हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाए ऐसी क्षमता है। हम 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होंगे, 8 से 16 होंगे और 16 से 32 ट्रिलियन होंगे। दुनिया के जो ग्लोबल जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन, सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 10% है, जबकि हमारे यहां 5 से 6% के बीच में। हमारा अपने आप से संकल्प है, अपने आप को इसके साथ में चुनौती है कि हम अपने टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अपनी इकोनॉमी में 10% पे कर पाए। आप कल्पना करके देखिए, जब भारत की अर्थव्यवस्था 30-32 ट्रिलियन की होगी 2047 तक या उससे अधिक होगी, तब उसमें टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन उतना होगा जितना लगभग आज की पूरी इकोनॉमी है, पूरी जीडीपी है। उस लक्ष्य को लेकर के हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सर, जब मैं बाहर गई तो वहां पर कुछ विदेशी थे जिनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा कि जिन देशों में आप घूम रहे हैं उससे ज्यादा खूबसूरत हमारा भारत है, तो आप लोगों की प्रेफरेंस में भारत क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भारत में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं जहां पर इजी एक्सेस हो हम वहां पर ज्यादा जाएं। तो मैं आपके संज्ञान में ये मामला लाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद कहीं कुछ विषयों की जानकारी का अभाव जहां कहीं भी होगा, आपकी चर्चा होगी, वहां रहा होगा। भारत ऐसा देश है जो 195 देशों में से 190 देशों को ई वीजा देता है, और भारत आने वाले किसी भी तरह के टूरिज्म वीजा के लिए आपको 48 आवर्स से ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, घर से बाहर जाने की, एम्बेसी जाने की आवश्यकता नहीं। घर में बैठ करके आप अपने मोबाइल से उस डॉक्यूमेंट को भी हमने और अधिक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से उसको ईज आउट करने की दिशा में हमने गृह मंत्रालय के साथ और विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत की है। आप सिंपल एक फॉर्म भरे, आदमी पोस्ट करे और उसको 48 आवर्स में ई वीजा उसको मिले और वो जो है अपना आगे जाने का, ट्रैवल का, टूरिज्म का कार्यक्रम तय करे। एविएशन सेक्टर की कुछ चुनौतियां अभी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरह के प्रोस्पेक्ट्स एविएशन सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, आज भारत के आकाश में जितने हवाई जहाज कुल उड़ रहे हैं उससे दुगने हवाई जहाज अगले 3-4 साल में भारत के आकाश में आने वाले हैं। चिंता मत करिए, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई सेक्टर होगा तो वो हमारा टूरिज्म सेक्टर होगा। जिस तरह से नया रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मॉडर्न रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई होगा तो वो टूरिज्म होगा। जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो पहला बेनिफिशियरी टूरिज्म सेक्टर है। निश्चित रूप से भारत आने वाले हर अतिथि के अनुभव को हम अपलिफ्ट कर सकें, एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट कर सकें। और अनुभव केवल ताजमहल आता है तब ताजमहल के प्रीमाइसेस में नहीं होता। जिस दिन वो भारत आने की कल्पना करता है, उस दिन से लेकर के जब वो सर्च इंजन पर ढूंढना शुरू करता है, तब से लेकर के जब वो वापस लौटता है या लौटने के लिए वापस दिल्ली के अब जो है जहां से उसको डिसम्बार्क होना है उस एयरपोर्ट तक पहुंचता है, उस तक का एंड टू एंड जो है उसके अनुभव के स्तर को अपलिफ्ट करने की दिशा में हम योजनाबद्ध तरीके के साथ काम कर रहे हैं। सर, ऐसा कोई अनछुआ क्षेत्र मानते हैं आप टूरिज्म का जहां पर आपको लगता है कि आपके महकमे को वहां पर काम करने की आवश्यकता है, या वो राज्य खासतौर पर जो अभी भी अनछुए हैं और वहां पर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की समीक्षा आदमी को हमेशा करते रहना चाहिए। केवल टूरिज्म के दृष्टिकोण से नहीं, अपने जीवन में भी अगर आदमी को ग्रो करना है तो उसको निरंतर अपने आप में कमियां देखना कि अपने आप में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट देखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए हम राज्यों के साथ में बैठ करके हर उस विषय को लेकर के, अभी हमने फीडबैक सिस्टम शुरू किया है कि
टूरिस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे क्यूआर कोड के माध्यम से एक्सेस करके अपना फीडबैक दे सके, डेस्टिनेशन से के एक्सपीरियंस को फीडबैक कर सके, उस सब पे हमने काम करना शुरू किया। इसके साथ ताकि हम अपनी क्वालिटी को, सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। मैं नहीं कहता कि हम सर्वश्रेष्ठ हो गए, हम बेहतरीन हो गए। हमने कोशिश की है कि हम बेहतर अनुभव दे सकें और उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअस इवॉल्व करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। पर सर, यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा विषय हो जाता है, क्योंकि हमने देखा, हालांकि हम अतुल्य भारत इस तरह के न जाने कितने ही अभियान चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसे बहुत सारे जो विदेशी यहाँ पर आते हैं, इन्फ्लुएंसर खासतौर पर, वो वीडियो बनाते हैं, उसमें उनके साथ छेड़खानी की काफी सारी तस्वीरें सामने आती है। दूसरा सर, हमारे देश में भी लॉ एंड ऑर्डर को जैसे ओडिशा की बात करें, कोलकाता की बात करें, बिहार की बात करें, रिसेंट केसेस यहाँ पर हैं, तो आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, ताकि जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहले से मैसेज हो कि बहुत सेफ है भारत? देखिए, भारत सेफ है, इसमें कहीं कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि तुलना करनी चाहिए, एक भी घटना होती है तो हमारे लिए वो शर्मनाक है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप में सबसे बड़े हैं, एक बार उनके भी आंकड़े उठा करके देख लेना चाहिए। ऐसे देश जो अपने आप को बहुत बड़े ट्रैवल डेस्टिनेशन कहते हैं, उनके आंकड़े भी उठा करके देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब तक हम ऐसे विषयों को बहुत ज्यादा प्रचारित करेंगे तब हम अपने देश का ही नुकसान करेंगे। आपने कभी देखा था, आज से, अब तो मैंने कई दिन से नोटिस नहीं किया, लेकिन पिछले 8-10 साल पहले जब मैं जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, जब ट्रैवल एडवाइजरी में लिखा होता था न्यूयॉर्क सिटी में भी, क्या आप जो है सनसेट के बाद में छोटी गलियों में न जाएं, मेन रोड्स को न छोड़ें। इटली के एयरपोर्ट पे उतरते थे, उससे पहले निकलता था कि आप अपने पासपोर्ट को और अपने कैमरा को अपने शर्ट के अंदर छिपा करके रखें, अभी भी शायद कहीं ना कहीं सूचना मिलती होगी। कभी आपने किसी टीवी चैनल को वहां के को कहते हुए सुना है क्या कि आपके देश में, हमारे देश में जो है वो सुरक्षा की कमी है, सुरक्षा की जो है में किसी तरह की चूक है टूरिस्ट के लिए? हमारे ही यहीं पे टीवी चैनल बैठ करके इस तरह की चर्चाएं सर, यही तो भारत की खूबसूरती और खासियत है कि यहाँ के लोग आलोचना भी करते हैं, वो भी बड़े दमदार तरीके से, और ये आलोचना का जवाब आप जैसे नेता दमदार तरीके से लेकिन देते हैं। ये यही सारी भारत की आलोचनाएं खूबसूरती है। राष्ट्र के हितों को के साथ में कुठाराघात करने वाली तो नहीं है। इस बात की समीक्षा और इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है कि आप सबको भी करना चाहिए। चलिए सर, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, राजस्थान की सरकार को कितने नंबर देते हैं, किस तरह से काम कर रही है, कैसी परफॉर्मेंस है राजस्थान अगर की मुझे सरकार 10 की? में से 11 नंबर देने की अनुमति देंगे तो मैं 12 दे दूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, शेखावत जी से हमारी बातचीत रही। मुझे लगता है कि आप, बहुत सारे लोग ये जान पाए होंगे कि भारत का टूरिज्म, भारत की संस्कृति का विस्तार कैसे हो रहा है, और इसके लिए जोरदार तालियों के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। थोड़ा एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। सर ने इतना बेबाक तरीके से आप लोगों को जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।